दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया और पाकिस्तान के 2 बड़े नाम हैं। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, आप सब लोग जानते हैं उनको। और मेरे साथ मौजूद हैं मेजर गौरव वारिया साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, एडिटर इन चीफ हैं चाणक्य फोरम के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। शो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैंने एक चैनल शुरू किया है, द न्यू वर्ल्ड, इंग्लिश चैनल है। प्लीज़ आप उसको जाएँ और सब्सक्राइब करें, और उस पे भी बहुत सारी, और उसमें ज़्यादातर सारी इंग्लिश जो कमेंट्री होती है साउथ एशिया को लेके, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके। आज की जो डिस्कशन है वो मैं करना चाह रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान रीजनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहाँ खड़े हुए हैं। सो इन तारड़ साहब से भी और मेजर साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि काइंडली हमें टाइम दें और हम इसके ऊपर बात कर सकें। तारड़ साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूँगा। तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं 2022 का जो पाकिस्तान है, आप, और मज़े की बात है कि इंडिया और पाकिस्तान को आज़ाद हुए ऑलमोस्ट 75 साल हो रहे हैं। आप 2022 के पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी और एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी, अगर हमें बताएं कि इन टर्म्स ऑफ हमारे यहाँ कितनी अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्योंकि डिक्टेटरशिप चली गई है, डेमोक्रेसी है, पावर ट्रांजिशंस हो रही हैं, इकोनॉमिकली हम कैसे हैं और सोशली हम किधर खड़े हैं, और हमारा इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज में, और आप क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं तो आपको एक होलिस्टिक पिक्चर भी पता है, तो काइंडली जरा बताएं, वेयर डू यू फाइंड पाकिस्तान आफ्टर 75 इयर्स? थैंक यू चीमा साहब। सबसे पहले तो मैं आपके देखने वालों को मेरा बड़ा प्यार भरा सलाम, प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार, और दूसरा एक बड़ी निगी जी सत श्री अकाल। और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने आज मेजर साहब, जो कि मेरे दिल में हाई रिगार्ड्स फॉर हिम, such a beautiful personality. I'm honored and thrilled to be sitting in the same program. मेरे लिए एक honor है, मेरे लिए is a no question about it. अब जो क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा चीमा साहब, देख, ये क्वेश्चन इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं कि 74 साल के पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, आज कहाँ खड़े हैं, रीजन में क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इस वक्त रीजन में जो मैं उसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। बीइंग एन अमेरिकन एंड व्हाइल सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी मेड डिसीजन, टुक अ डिसीजन, तकरीबन 10 साल पहले उन्होंने डिसीजन लिया था कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना के पीछे जाया जाए। और आज उस रीजन के अंदर जो कुछ हो रहा है, उस पॉलिसी का एक काफी इम्पैक्ट है, क्योंकि इन्होंने रियलाइज किया था कि इराक वॉर और लीबिया, उसके बाद अफगानिस्तान, इस पे अमेरिका इज बर्निंग देयर सोर्सेज रिसोर्सेज, लेकिन ओरिजिनल थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम चाइना। तो उस तनाजर से जब देखा जाए तो उसमें इंडो पैसिफिक भी उसी में आ जाता है, क्वाड भी सारे उसी में आ जाते हैं, आज I2U2 भी उसी का सिलसिला आ जाता है। कुछ चाइना के पीछे जाना, अमेरिकन इंटरेस्ट, और उसमें खासकर बिलखसूस मैं एक तो खासकर मुझसे ज्यादातर लोग दोस्त समझते हैं कि मे बी मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूँ। इट्स नॉट अ पाकिस्तान बैशिंग, इट्स अ रियल फैक्ट्स को देखा जाए तो फिर लोग उसको समझते हैं शायद हम क्रिटिसाइजिंग। और दूसरा, माय पैशन फॉर पाकिस्तान, ये कि व्हाई पाकिस्तान इज बिहाइंड इन दैट रीजन, वो भी मैं उसके बारे में बोलता हूँ, तो उस पर थोड़ी सी तकलीफ होती है। अब उसमें जब चाइना पे फोकस अमेरिका ने किया तो उस पे जाहिर है बराक ओबामा आइडेंटिफाइड कि भारत, इंडिया कैन बी अ बेटर पार्टनर इन दैट अगेंस्ट चाइना। उनकी स्टेबिलिटी इन पॉलिटिक्स, उनकी ग्रोथ इन इकोनॉमिकल ग्रोथ, और उस वजह से, और दूसरा उनके कॉन्फ्लिक्ट्स विद चाइना, सो द भारत बिकेम सक्सेसफुल इन इट टू उनको बावर कराने में कामयाब रहा भारत कि वी कैन बी अ बेटर पार्टनर अगेंस्ट चाइना इन दैट रीजन। और ये सारा जो मैं उसका कह रहा हूँ, उसके साथ सारा अटैच है उसके साथ। अब मैं उसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इशू है नेशनलिज्म का है। नेशनलिज्म बिल्कुल नहीं है। दूसरा, आपको मैं हमेशा एक कहता हूं, शायद लोग फिर उसको कहते होंगे कि उसमें करप्शन का एक मेजर इशू, दूसरे नंबर पे तीसरा एजुकेशन का, और आज जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वहां पे उसको, और उनके मुआशी अगर चीजों को, इकोनॉमिक उनके डिक्लाइन को देखा जाए तो उन सब चीजों के पीछे फिर दोबारा नेशनलिज्म आता है। आज पाकिस्तान मेरी नजर में अगर देखा जाए तो इज नॉट एनीवेयर ऑन द रेडार
इन द रीजनल पॉलिटिक्स किसी में, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी, अगर आज की बात की जाए, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उस वहां कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं। उसके बाद जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट बैठी है, वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रिजल्ट में उन्होंने पावर हासिल की है, उनके पास मैंडेट ही मौजूद नहीं है, अपोजिशन मौजूद ही नहीं है हाउस के अंदर। तो आपका क्या ख्याल है, जब इंटरनेशनल पार्टनर आपके साथ चीजें डिस्कस करते हैं तो वो इन चीजों को नहीं देखते, वो देखते हैं कि एक मिनिस्टर या एक किसी आदमी से जब डायलॉग किया जाता है और उसकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, अगर क्योंकि पीछे सारा मीडिया कह रहा हो कि गवर्नमेंट इज गोइंग विद इन 48 आवर्स और गोइंग विद इन 36 आवर्स, तो उसकी क्या उसकी सह होगी। आप आईएमएफ के लिए उठते हैं तो वहां से अगर इश्यूज आते हैं तो चाइना के पास जाते हैं, चाइना के बाद उठते हैं सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं पैसे मांगने। तो जब तक आपके पास कोई दुनिया को देने के लिए लेने के लिए कुछ नहीं होगा, दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। दैट इज व्हाट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेट एंड सैड सिचुएशन। इसमें मैं किसी चीज को एग्जैजुरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। मुझसे अगर कुछ दोस्त या लोग इसमें एग्री नहीं करते तो दे कैन गूगल थिंग्स। मेरी भी इंफॉर्मेशन कोई एजेंसियों की इंफॉर्मेशन नहीं है, बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च है। तो उसके मुकाबले में दूसरी साइड पे, बल्कि अगर अगर किसी वक्त ये भी किसी आपके प्रोग्राम में करेंगे और आई कैन डिफाइन कि भारत को पिछले 20-25 सालों में इस पॉइंट में पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें थी जो इस पोजीशन पर लेकर आई हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है, होनी चाहिए। मैं हमेशा एक चीज को कहता रहा हूं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, जिसके रिजल्ट में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उसमें ब्रेक्सिट हुआ था, मैक्रा आए थे, अरब स्प्रिंग हुई थी, उसी का रिजल्ट में मोदी साहब आए थे, उसी के रिजल्ट में इमरान खान आए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई ममालिक के अंदर वो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, और कई जगहों पे नेशनलिस्ट मूवमेंट अभी खड़ी है और वो सक्सेसफुल है। तो ये मेरा मुख्तसर सा ओपनिंग स्टेटमेंट थी, लेकिन ये कि फर्दर वी विल टॉक अबाउट मोर रीजनल, जो खासकर जो सिंस आई एम सिटिंग इन द यूएस, हमारे जो बाइडेन ऑन अ ट्रिप ऑफ द मिडल ईस्ट, उनमें, और वहां उसकी सबसे बड़ी भारत के हवाले से इन्वॉल्वमेंट के वहां पे I2U2 का उनके ट्रिप के दौरान होगा। और उन्होंने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया का एक वैक्यूम था वहां पे, मैं उसको फिल करने आया हूं। तो ये कई रीजनल चीजें नई डेवलप हो रही हैं, खासकर वेस्ट एशिया के हवाले से और इंडो पैसिफिक के हवाले से। बिल्कुल ठीक है। मैं सब आपके पास में आता हूँ, और 75 साल हो गए हैं भारत और पाकिस्तान की एक जैसी आज़ादी है, एक टाइम ही जितना है। आप कैसे समझते हैं 75 साल बाद आज भारत कहाँ खड़ा हुआ है? डू यू फील दैट इट इज़ सिक्योर, इट इज़ इनसिक्योर, इट इज़ स्ट्रगलिंग? कहाँ पे इंडिया खड़ा हुआ है 75 साल बाद? और क्या पोज़ीशन है इस वक़्त? हाउ विल यू एक्सप्लेन इंडिया आफ्टर 75 ईयर्स? थैंक यू चीमा साहब शो पे इनवाइट करने के लिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, तारा साहब, ऐसा आपका कोई वीडियो नहीं है जो मैंने कम से कम 3 बार ना देखा हो। मैं आपको पहले बता दूं, 3 बार सर, रिपीट कर करके लूप पे सर। सो ह्यूज फैन सर। अच्छा चीमा साहब, मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा। मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट से भी मिला, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि टैलेंट की कमी है पाकिस्तान में। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु आर एक्सेप्शनली ब्राइट इन पाकिस्तान, एक्सेप्शनली ब्राइट। क्या हो जाता है वो लोग, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं चीमा साहब, फिर मैं आपके आंसर पे आऊंगा। जैसे कि हमारे यहां डॉक्टर जयशंकर हैं, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ड्राइव करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, और जबरदस्त काम कर रहे हैं, कभी यहां कभी वहां, ये सब जो भी आप देखते हैं उनका काम सबके सामने है। उनका एक ही फोकस है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना, उनको किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना, उनके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं है। उनका एक ही एम्बिशन है कि इंडियन डिप्लोमेसी को कैसे सक्सीड करवाना है और किस तरीके से इंडिया के मफाद जो है, इंडिया के इंटरेस्ट है, उनको टॉप पे रखना है। उनका बस सिंगल पॉइंट एजेंडा है। आपका इतना बढ़िया डिप्लोमेटिक कोर है पाकिस्तान में, लेकिन वहां पे जैसे मैं देखता हूं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना है। अब देखिए, अगर वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कौन संभालेगा? सो इट इज नॉट दैट कि पाकिस्तान में भी वही टैलेंट है जो इंडिया में। सर, अगर किसी को ये गलतफहमी है तो मैं ऑन रिकॉर्ड दूर कर देता हूं।
कि ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट दैट आई डू नॉट नो। मुझे ऐसा लगता है, और थोड़ी सी मैं हो सकता है कड़वी बात लगे चीमा साहब, लेकिन विद योर परमिशन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। खुद के ऊपर ऐसी चीजें कर रखी है जो कि गलत है, नहीं करनी चाहिए किसी भी मुल्क को। अब मैं आता हूं इंडिया के ऊपर, जो आपका सवाल था। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। कोई हिंदुस्तानी आउट ऑफ अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म ये कहता है कि वी हैव अराइव्ड, वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है। वी विल गेट देयर, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन वी हैव अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हिंदुस्तान में अभी भी गुर्बत है, गरीबी है, हमें उसको दूर करना है। हमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देना है, जिस पे काम चल रहा है। हमें ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर काम करना है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। काम चल रहा है, इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, बट हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं है अभी। कोई ये बोले कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट है, दैट इज नॉट ट्रू। वी हैव डेकेड्स टू गो, बट विद द राइट लीडरशिप, विद द राइट विजन, हम लोग पहुंचेंगे वहां पे जरूर, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं, जो काफी लोग इंडिया में मानते भी हैं, जो यहाँ पे थिंकर्स में मानते हैं, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स, और ये जो हमारी फौजें हैं, या जो हमारी, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है। ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये है, ये हमारे न्यूक्लियर वेपन है। नॉट कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये मानता हूं वी स्टिल हैव कवर्ड ओनली 30-40% ऑफ द डिस्टेंस। 60% डिस्टेंस हमें और कवर करना है, और उसके लिए बहुत लंबी और खड़ी ऐसी लंबी चढ़ाई है। लेकिन होपफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी, 130-140 करोड़ बंदे हैं, एक साथ हम लोग मेहनत करेंगे तो वील रीच देयर। लेकिन वक्त लगेगा चीमा साहब, और जबरदस्त मेहनत लगेगी, जबरदस्त मेहनत लगेगी। दरअसल 75 साल हो गए पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये स्टेबल एंड सिक्योर क्यों नहीं है? आज भी क्यों हमें पता नहीं है कि पावर कहाँ पे है और पावर कहाँ पे होनी चाहिए? एंड डू यू थिंक, आप ये समझते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम ना होना, और अगर एक एक लीडर को हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो वो किसी दूसरे अमेरिका पे इल्जाम लगा दे, ABC पे इल्जाम लगा दे। आप क्या समझते हैं ये स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम क्यों नहीं है 75 साल बाद? और आप क्या समझते हैं कि इज दिस अ रूट कॉज ऑफ पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स? डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा। एक हाइब्रिड सिस्टम, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखी जाए, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके सबसे बड़े मूजद मैं समझता हूँ अयूब खान और सिकंदर मिर्जा थे। पूरे कंट्री को जो बैरियर टाउन बनाए, जब इन्होंने प्लाट देने शुरू किए आर्मी को चीजें करनी, उनके फाउंडर अयूब खान थे। तो दर हकीकत पाकिस्तान का सबसे इशू इस वक्त ये, अदारे अपनी बाउंड्री से बाहर निकलकर खेल रहे हैं। आपकी अदालतें सियासी फैसले कर रही हैं, आपकी फौज सियासत में है, आपकी सियासत फौज के अंदर है, और किसी का फोकस पाकिस्तान पर नहीं है। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता रहा हूं, आए मिलकर दुआ करें, खुदा पाकिस्तान को पाकिस्तानी सियासतदान दे। आपके हर सियासतदान इस वक्त जो भी बैठा है, तकरीबन को 5,000 आपके लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं 3-4 शहरों में, सारे के सारे जिनके बच्चे बाहर बैठे हैं, बीवियां डुअल नेशनल हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट रखते हैं, कोई इंटरेस्ट उनका पाकिस्तान के अंदर नहीं, कोई पाकिस्तान। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आपने आज जो कुछ इलेक्शन में हो रहा है, आप कहते हैं जी आपके एंकर गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गाली। आपने फातिमा जिना के खिलाफ अयूब खान ने क्या नहीं किया, उनको आप इंडियन एजेंट कहते रहे। फातिमा जिना को, जो इलेक्शन उस वक्त को देखें कि गुजरावाला के अंदर दस्तगीर साहब के वालिद साहब क्या करते रहे हैं, जो लालटेन एक कुत्ते के गले में लेकर फिरते रहे। तो आज आप लोग कहते हैं कि गलत अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन माजी में क्या होता रहा, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। आज अगर आप देखा जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हर पार्टी एक दूसरे को गालियां निकाल रही है। किसी पार्टी ने आपको बताया है कि इकोनॉमिक हमारे पास रोड मैप कौन सा है, हमने किस तरह इसको, आपका सबसे बड़ा क्राइसिस इकोनॉमिक है इस वक्त। आप IMF ने 1 बिलियन दिया है, तो आप फूलों के, कभी आपने देखा कि कर्जा लेकर आए फाइनेंस मिनिस्टर और उसको एक हीरो वेलकम दिया जाए, उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की जाए कि ये कर्जा लेकर आया है। तो आपका माइंडसेट एक ऐसा है, और एक हाइब्रिड सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि आपके अदारे अपने अपने काम छोड़कर दूसरे काम कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा है, अदलिया सियासत में है, सियासत अदलिया में है, फौज हुकूमत में है, हुकूमत फौज के, मेरा मकसद एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं।
किसी को पता ही नहीं है डायरेक्शन। मैं मेजर साहब की बात से 100% एग्री करूंगा। हमारा डीएनए तो सेम है, इंटेलेक्ट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट देयर। एक सिस्टम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि शराफत को हमने प्रमोट करना छोड़ दिया, करेक्टर हमने रोल मॉडल प्रोड्यूस करने छोड़ दिए हैं। हमारा रोल मॉडल इस वक्त क्या है? एक करप्ट सियासतदान। देखिए, दो चीजें मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देना चाहूंगा जो कि मेजॉरिटी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फिट नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सियासत एक वॉलंटियर वर्क है, जमहूरियत जो है एक सोशल वर्क है। आप पहले जिंदगी में कामयाब होते हैं, फिर सियासत में आते हैं। हमारे लोग सियासत में आके कामयाब होने की कोशिश करते हैं। देखिए ना, हमने जमहूरियत को एक गलत तरीके से पकड़ लिया। तो जब आप एक सियासत में कारोबार समझ कर आएंगे कि हमने यहां से आके पैसा बनाना है, तो फिर वही होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। आपका रोल मॉडल इस वक्त क्या है सियासत के अंदर? एक करप्ट आदमी जो कोई उसकी एजुकेशन नहीं है, टूटा फूटा बीए उसने किसी को पकड़ के कराया है, उसके साथ 15 लोग कलाशनकोफे लेके फिर रहे हैं, और उसके साथ उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर 6-7 किस्म की। ये रोल मॉडल। और वो आता है, वो 5 करोड़ लगाता है, 20 करोड़ बना के निकलता है। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी नोज, क्योंकि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है। हर एक इंसान को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर एक आपकी हर पार्टी को मसाइल का पता है, हल का नहीं पता। इस वक्त आपके एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में माचिस। वो आग लगाने को फिर रहे हैं, वो कहते हैं मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। दूसरी पार्टी रोजाना आती है, शेयर करती है, लेकिन किसी ने आज तक बताया है कि पाकिस्तान को बचाया किस तरह जाएगा, आपकी इंपोर्ट किस तरह कम की जाएगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाएगी? किसी ने आज तक इसका सोल्यूशन दिया है? कोई सोल्यूशन नहीं। किसी ने कहा है आज तक? मैं कल एक मिसाल दे रहा था आपको, अफगानिस्तान के, आपने अफगानिस्तान पे बहुत पैसे बनाए। जब रशिया वहां पे आया, आपको टैंक, आपको कंटेनरों में डॉलर आया, आपने बड़े बनाए, आपको अभी तक उनके ख्वाब नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी अफगानिस्तान में जिसके आपने मुहाजिरीन आज भी पाल रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कतर के साथ हो रहे हैं, आज उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ हो रहे हैं। आपको क्या दे रहे हैं? आपको टीटीपी दे रहे हैं, लेकिन आप सबक इससे भी नहीं सीखेंगे। आपके ऊपर मुसलसल वो अटैक कर रहे हैं। आपके एक सूबे को वो कहते हैं ये हमारा सूबा है, आपके खिलाफ हैं। अफगानिस्तान के अंदर आपके लिए नफरतें भरी पड़ी हैं, लेकिन आप डायरेक्शन रखते हैं। तो आपका जो, मैं देखिए किस खूबसूरती से आपके एक लीडर ने एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया है। आप मजहब आप सियासत में ले आए हैं, कार्ड यूज करते हैं आप, लेकिन इसकी डायरेक्शंस नहीं आप देखते कि किस डायरेक्शन जा रही है। इनकी डायरेक्शन है सोमालिया और अफगानिस्तान है। कभी आपने इकोनॉमिक ग्रोथ, मैं हमेशा कहता हूं जिंदगी में, मेरा सबसे बड़ा सबक ये है कि जब तक आप मुआशी तौर पर आजाद नहीं होंगे, जब तक आप खुद अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, आप कभी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। लेकिन यह कि अफसोस के साथ आज मुझे कोई फर्दे वाहिद, कोई लीडर नजर ऐसा नहीं आता जिसके पास कोई फार्मूला हो, जिसने कहा हो कि आओ पाकिस्तान को मुआशी तौर पर स्ट्रांग करें। यह सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी साइड में मैं देखता हूं आपके पड़ोसियों, अगर भारत के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो एक, जिस तरह अभी मेजर साहब की बात से मैं एग्री करूंगा, इनका सबसे बड़ा जो एसेट है इनके इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं यहां पे देख रहा हूं कि उसके सम्राट यहां पे पहुंच चुके हैं। इस वक्त ज्यादातर सीईओ जो अमेरिका के अंदर बैठे हैं, दे आर इंडियन एजुकेटेड एंड दे हैव इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन पॉलिसी। ये उसके रिजल्ट निकल रहे हैं। जो इन्होंने बीज बोए थे वहां पे तालीम के, उसके रिजल्ट यहां पे निकल रहे हैं। लेकिन हमारी तालीम का स्टैंडर्ड देख लें आप, ब्रेन ड्रेन है। आपका बच्चा, अभी मैं कहता हूं किसी के पास कोई एसोसिएट डिग्री इंजीनियरिंग की होगी, शाम को कनाडा की इमिग्रेशन लेकर वहां निकल जाएगा या ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, क्योंकि हालात आपके वहां पे खराब, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मनी ड्रेन हो रही है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करे, बिल्ली जाती तो नहीं ना। आप 74 साल से ये काम कर रहे हैं। किसी ने आज तक पाकिस्तान के बारे में मुझसे, मैं इस दफा भी गया हूं, सारी पार्टियों के लोगों से मिलके आया। मुझसे कई दफा लोग पूछते हैं कि पार्टी आप किससे अटैच है? मैं कह यार मैं तो सिर्फ पाकिस्तान से अटैच हूं, मेरी तो पार्टी पाकिस्तान, मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं है। हाँ, मैं रिपब्लिकन जरूर हूं, कंजर्वेटिव जरूर हूं यहाँ पे अमेरिका के, बट दैट्स इट, पीरियड। बल्कि मेरा अपना लड़का, आपको पता है चीमा साहब, वो कहता है मैं इलेक्शन अमेरिका से लड़ूंगा फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी। दैट्स फाइन, इट्स अ पॉलिटिकल ओपिनियन, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए इसको। लेकिन हमारे पाकिस्तान में देखें जिस तरह डिवीजन इस वक्त हो चुकी है, जिस तरह हसन इकबाल साहब के साथ अगले दिन मैकडॉनल्ड पे हुआ है, अभी जो आगे, क्योंकि आपका प्राइम मिनिस्टर एक बैठा है, मुसलसल नफरत के बीच बो रहा है वो। लेकिन इससे आगे चलना पड़ेगा।
मैं खास कर एक हवाले से मेजर साहब की मौजूदगी का फायदा जरूर उठाऊंगा। आज मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, बार बार मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता। मैं अल ऐलान करना ये बात करना चाहता हूं, भारत के साथ आप रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। मैं इस पे आऊंगा डॉक्टर साहब, ये एक सवाल है, मैं मैं पूरा एक सवाल आपको मैं हमेशा ये कहता हूं, आप हर चीज तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे सब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आपसे करना है, और इसी पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर करना है, जिस तरह एक वहां पे बात हुई। इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम लार्जली स्टेबल है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो इलिबरल है। वो कहा जाता है जी कि हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म है। ये कहा जाता है जी कि फॉर इंस्टेंस सिविल लिबर्टीज नहीं है, मीडिया खतरे में है। जिस तरह एक इंटरनेशनल कम्युनिटी सारा वो पोर्ट्रे करता है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तो है ही है इंडिया के अंदर, और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, तो एंड पीपल हैव ट्रस्ट। और आप देखें कि इंडियन जो डेमोक्रेसी है उसके मजबूत होने के बाद इंडियन इकोनॉमी भी जो है वो तरक्की कर रही है। अगर कोविड आया बीच में, हालात खराब हो गए, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि उसकी वजह से किसी किस्म का नहीं हुआ, और इकोनॉमी जो है वो उसने शूट किया। ये जो एक ओवरऑल इंडिया के बारे में ये जो इमेज है या जो एक चीज है, इसको इंडिया कैसे देखता है? क्या आप समझते हैं कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी डबल स्टैंडर्ड से देख रही है, या क्या आप समझते हैं कि देयर आर फॉल्ट लाइंस जो सिस्टम के अंदर हैं, जो मौजूद हैं सिस्टम के अंदर, कि एक ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है, और हम 75 साल से इस्लामिक स्टेट है। इंडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसको अभी 2014 में पता चला है कि शायद वो एक हिंदू स्टेट बनना चाहती है। ये बहुत सारे इंडिया में ये जो बातें हो रही हैं, सो आप इसको कैसे देखते हैं? 75 साल बाद आप समझते हैं कि डेमोक्रेसी ऑन द ट्रैक, थिंग्स आर रनिंग, लेकिन ये लोग इस तरह बात करते रहते हैं। हाउ डू यू सी दिस ये स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, और ये जो नोशंस मैंने डिस्कस की? चीमा साहब, 2-3 बातें मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज तो ये है कि फॉल्ट लाइंस हर एक मुल्क में है, भारत में भी हैं। तो अगर कोई भी भारतीय कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में हम लोग होमोजीनियस एंटिटी हैं और हमारी कोई फॉल्ट लाइन नहीं है और हम एक दूसरे से नफरतें नहीं करते, हम एक दूसरे से लड़ते नहीं है, भाई भाई की तरह रहते, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। पहली चीज, दिस इज रॉन्ग। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली स्टेबल है, देर इज एन एक्सेप्टेंस इन इंडिया। एक जनरली देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ भी बड़ी सारी गड़बड़ें हुई हैं इन द पास्ट। करप्शन हमारे साथ भी हुआ है, हमारे पास भी बहुत सारे इश्यूज हुए इन द पास्ट। अभी भी थोड़े बहुत इश्यूज चल ही रहे हैं इंडिया में, ऐसे तो नहीं खत्म हो गए। लेकिन ओवरऑल द इंडियन माइंडसेट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इज लेट अस फॉलो द रूल ऑफ लॉ। जनरली कानून को मानना। एक और बात है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया इज 82-83% हिंदू है। और जैसे कि कई सारे मैं लोगों से मिलता हूँ, इंटरनेशनली बात कह रहा हूँ, राइट। एक एक तासुर है, जैसे कि एक या फिर मैं कह लूँ एक थॉट प्रोसेस है अमंग मुस्लिम्स, मेनी मुस्लिम्स, दैट हमारे तो इतने सादे मुल्क हैं, 57 मुल्क हैं हमारे जो कि मुसलमान मुल्क हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं, हर एक मुल्क अपना फायदा देखता है, अपना मफाद देखता है, ऐसा तो नहीं होता है। बिना बिना वीजा के तो आप नहीं जा सकते सऊदी भी, आपको वीजा चाहिए, ऐसा तो नहीं कि वीजा ऑन अराइवल है। लेकिन फिर भी एक वो है। इंडिया में ज्यादातर हिंदूज को ये है कि ठीक है, नेपाल है, एक छोटा मुल्क है, टुवर्ड्स आवर नॉर्थ, एंड लेकिन लार्जली ये है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड। ये मैं आपकी शो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ चीमा साहब, और मैं आज फिर तारड़ साहब भी बैठे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक इंडिया में एक थिंकिंग है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम लोग अकेले हैं। जब हम परेशानी में फंसेंगे तो कोई हमें मदद करने नहीं आएगा। अगर कोई आता है तो वो बोनस है। अगर कोई आता है, हमारी मदद करता है, अमेरिका करे, रशिया करे, यूरोपियन यूनियन करे, ब्रिटेन करे, जो भी करे, वो बोनस है। लेकिन हमें उनकी मदद पे बैंक अपॉन नहीं करना चाहिए। हमें हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हम खुद के पैरों पे खड़े होकर परमानेंटली चल सकें। और हमें अगर कोई हेल्प करता है तो ठीक है, चाहे जंग की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो। जो लोग इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं चीमा साहब, वो क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट? सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका बोल रहा है इन्वेस्ट करो इसलिए, ऐसी बात नहीं है। वो लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2 रुपए डालेंगे तो 4 रुपए निकलेंगे यहाँ से। बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब, इट इज बिजनेस, राइट। जहां तक आपने बोला है कि हिंदू मेजोरिटेरियन जो बात है, देखिए बात यह है कि ये बात अब होने लगी है भारत में। सोशल डिस्कोर्स ऐसा बन गया है भारत में और ऐसी बातें हो रही हैं।
इसमें कई चीजें हैं जो लगती हैं मुसलमानों को भारत में खराब लगती हैं, कई चीजें जो हिंदुओं को खराब लगती हैं. आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू टॉक, नॉट एट ईच अदर बट टू ईच अदर, विथ ईच अदर, आपस में बैठ के. और अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई है, इसमें कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों बराबर के भाई हैं. दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड, और फिर हम लोग आपस में बात करें. लोग कई चीजें, मैं उस चीज में नहीं घुसना चाहता, लेकिन हाँ, ये एक फीलिंग है जो जिसको हम आप हिंदू नेशनलिज्म कह सकते हैं. ये फीलिंग इंडिया में बड़ी स्ट्रांग है. एंड हिंदू नेशनलिज्म नॉट एज, मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूं यहाँ पे. व्हेन द आरएसएस, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन नहीं कहते, वो हिंदुइज्म एज अ कल्चर कहते हैं. वो जब कहते हैं ना, आरएसएस वाले ये कहते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने एक बार बोला था कि यार इंडिया ने ना कभी तस्लीम नहीं करा, पाकिस्तान बन गया, इंडिया ने कभी नहीं माना. मैं गया था बॉम्बे, और मुझे एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ने बोला कि कि आप तो हमारे भाई हो, और कैसी हमारी किस्मत खराब है कि हम दोनों अलग हो गए. यू नो और तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं करा. तो मैंने उनको समझाया, मैंने बोला सर ऐसा है ना कि दिस इज नॉट सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मैलिस, इट इज सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लव. ठीक है. और इसमें तकसीम क्या हुआ, इसमें जो बेसिक जो खून बहा वो पंजाब में बहा, और जो खून बहा बंगाल में बहा, और तो ज्यादा रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज नॉट इंपैक्टेड. दैट मीन राइट्स हर जगह हुई, पर तकसीम जो इस नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तकसीम किसी पंजाब का हुआ था. दैट इज बेसिकली. सो व्हेन इंडियंस से दिस, दे से दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉस्टैल्जिया जो होता है ना. अभी भी आपको बुजुर्ग मिल जाएंगे 80-85 साल के ना दिल्ली में, जो कहते हैं कि जी मैं लाहौर का, और मैं गुजरेवाले का, मैं वहां, वो दे आर नॉट सेइंग इट कि अखंड भारत बना दो और पाकिस्तान को गॉबल कर लो. दे आर मिसिंग देयर हाउस. जी हम खेलते थे सड़कों में, लाहौर की सड़कों में खेलते थे, वो एक इमोशन है, उसके बारे में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वो उनके मन में है. अच्छा, ये जो फीलिंग है ना कि दुनिया हमारे बारे में कह रही है, ये भी ठीक है कि दुनिया, चीमा साहब ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट करा कि दुनिया ऐसा कह जरूर रही है भारत के बारे में. लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे ना हमें भी जरूरत है कि हम लोग समझाएं सच्चाई दुनिया को. when the rss says when the rss says that muslims are also hindus, आप देखिए धर्म और पंथ में फर्क होता है. मैं आपको इसका थोड़ा सा सिमेंटिक समझा दूं. धर्म मजहब नहीं है, पंथ मजहब है. धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट. हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं. यहां से कोई अरब से नहीं आया घोड़े पे, कुछ आए होंगे सेंट्रल एशिया से, कोई पठान आए होंगे, सब इसी मिट्टी के हैं. सिंधु नदी के आसपास रहने वाले और उसके पीछे रहने वाले हिंदू हैं. द वर्ड हिंदू कम्स फ्रॉम सिंधु. हिंदुइज्म जो आप अगर उसको रिलीजन मानते हैं तो उसका नाम है सनातन धर्म. हिंदुस्तान वर्ड कहां से आया? हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि वो जगह जहां पे हिंदू रहते हैं. सिंधुस्तान, जिसको ग्रीक्स इंडस कहते थे, आपने सुना होगा इंडस. दैट इज सिंधु, इंडस, वो सब ये एक ही वर्ड का ना अलग अलग है. सो इट इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट दे आर स्पीकिंग, दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ कॉमन लैंड, कॉमन सॉइल. हमें इसी में मुसलमान को दफन होना है, हिंदू की राख यहीं पे आनी है. ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मे बी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, या मुझे नहीं पता क्या मामला है इनमें, लेकिन ये चीज है. तो दिस इज हाउ इट इज शेपिंग अप, चीमा साहब. बिल्कुल ठीक है। अच्छा तार साहब, मैं अभी आपने रीजन की बात की, मैं उस पे आना चाहता हूँ. चलो हमने आधे घंटे में ये जो लोकल इंटरनल बात है भारत और पाकिस्तान की वो तो कर ली. तार साहब, आपको क्या नजर आता है जो रीजनल कोऑपरेशन है उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? एक तरफ पाकिस्तान है जो कह रहा है कि ठीक है हम भारत से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन एक तरफ इमरान खान भी हैं जो कि जब वक्त आया बात करने का तो उन्होंने कह दिया जनाब के हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम कश्मीरियों के खून पे सौदा नहीं करेंगे. इस तरह की भी चीजें हैं. उधर इंडिया में भी इस तरह की सेंटिमेंट्स हैं. वो भी जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं उन्होंने भी एक हार्ड लाइन ली है. वो बस एक वो जो लाहौर आए थे, नवाज शरीफ साहब के घर आए थे, उसको कह रहे हैं देखे जी वो केम और हमने हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं समझा. सो आप क्या समझते हैं गिवन द फैक्ट के पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान का मीडिया, इस सारे स्पेक्ट्रम को जेन में रखते हुए, एंड देन इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो गवर्नमेंट और उसको माइंड में रखते हुए,
आप क्या समझते हैं रीजनल कोऑपरेशन की? क्योंकि सब फॉर इंस्टेंस सार्क डिसफंक्शनल है क्योंकि भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं करे। तो जब तक भारत और पाकिस्तान आपस में बात नहीं करेंगे तो जो सारे का सारा रीजनल मैकेनिज्म है वो काम नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं रीजनल कोऑपरेशन के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? मुमकिन है, नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए? ज़रा काइंडली हमें एनलाइटन करें। चीमा साहब, 74 साल की हिस्ट्री में जो कई कई वाकयात ऐसे हुए हैं जिन्होंने सबसे बड़ा ट्रस्ट फैक्टर को शाक दिया इस वक्त। अच्छा, फिर उस ट्रस्ट फैक्टर को हमने पॉलिटिकल यूज किया, उस पे ये दोनों साइडों पे है। हमारे जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर और मजहब के ऊपर, मेरा मतलब इस पे सियासत होती, बिल्कुल टोटल सियासत होती। अब ये मैं इस पे अर्ज ये करना चाहूंगा कि आपने, पाकिस्तान ने बिल्कुल डायलॉग बंद कर दिया है। आपका क्या ख्याल है, डायलॉग बंद करना सोल्यूशन है? आप डायलॉग बंद करके बैठे रहे मजीद 10 साल के लिए, आप कहें जी हमने बात नहीं करनी, इसमें से विनर कौन होगा? दूसरा कि आप दोनों ममालिक का इस वक्त आपस में ट्रेड जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रूशल। मैं भारत में कई दफा गया हूं, मैं बल्कि एक दो दफा बाई रोड गया हूं। जब भारत ट्रेड खुला था, दोनों साइडों पे 200-200, 300-300 लाइनें होती थी ट्रकों की। आपकी पाकिस्तान में इस वक्त दाल महंगी हो चुकी है क्योंकि आप भारत से दाल नहीं ले रहे। तो एक आप सियासी चीजों को इतना आगे ले जाएं, वोटिंग को, और एक एजेंडे पे खास कर उसको एक, जिस तरह मैंने कहा कि आप अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लें तो उसका सोल्यूशन तो नहीं निकलेगा ना। आपको डायलॉग करना पड़ेगा। आपने देखें शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इस चीज के बावजूद कि उनके पास उनके खिलाफ इतनी इसके बारे में बात हुई है कि उन्होंने भारत में ट्रेड मिनिस्टर को क्यों भेजा है, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने, इट वॉज अ बोल्ड स्टेप। आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे उस इत्मीनान की फजा को बहाल करने के लिए। और मैं दूसरा यहां जिस तरह कहूंगा कि एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन फेवर ऑफ इंडिया। आप कौन चाहेंगे कि आपका पड़ोसी एक ऐसा भूखा आदमी बैठा हो जो सुबह शाम आपके लिए मेरा गंदी चीजें, गलत चीजें सोच रहा हो? कौन पसंद करेगा? अगर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप होना, मैं समझता हूं भारत के लिए भी बहुत जरूरी है टू हैव अ पीसफुल नेबर, अ प्रॉस्परस नेबर एट द सेम टाइम। तो ये डायलॉग शुरू करने पड़ेंगे। मिसट्रस्ट होता रहा दोनों साइडों पे, दोनों साइडों पे गलतियां चीजें होती रही हैं। इसमें मैं अब आइडेंटिफाई कई चीजों को कर सकता हूं लेटली जो हुई पिछले 15-20 सालों में। लेकिन ये कि इसका हल सिर्फ और यही है कि डायलॉग शुरू किया जाए दोनों साइडों से, बेबी स्टेप्स लिए जाएं, और इनको आगे, इन चीजों को आगे जाना, आपको सियासत से आगे होकर सोचना होगा, आपको वोटिंग से आगे होकर सोचना पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है मेजर साहब की, मैं सब चीजों से एग्री करूंगा, बल्कि मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हिंदू लफ्ज जो शुरू हुआ है इंडस 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 रिवर से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया था पर्शियंस आए थे इस एरिया में। दे चेंज फ्रॉम सिंधु टू हिंदू बिकॉज आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ अशोका सिविलाइजेशन एंड गुप्ता सिविलाइजेशन, और खासकर इंडस वैली। हमारे एक इत्जाज आसम साहब है, उन्होंने किताब लिखी थी इंडस सागा, तो उसके अंदर उन्होंने, आई एंजॉयड इट वेरी मच, और आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द गुप्ता सिविलाइजेशन एंड अशोका सिविलाइजेशन, जो कि हमारा, मैं समझता हूँ सब कॉन्टिनेंट का एक चीज, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए मजीद। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज अशोका सिविलाइजेशन और गुप्ता, और हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। हमने चीज, यूरोप बहुत पीछे था हमारी सिविलाइजेशन से। वी वर वे एडवांस एंड वे सोफिस्टिकेटेड इन हिस्ट्री, मैटर ऑफ फैक्ट। हड़प्पा और दूसरी चीजें, इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए। और सबसे, जब तक हमने सियासत को सियासत नहीं समझना, और जब तक हमने बुर्दबारी और इन चीजों को नहीं आगे लाना, उस रीजन की तरक्की जो है वो पॉसिबल नहीं है। अभी तक दो चीजें हो रही हैं जो मुझे, जिनसे अफसोस होता है कि चाइना के साथ, चाइना इस वक्त, वी आर इन द सेम रीजन, वी कैन नॉट इग्नोर देयर रोल इन इट। उसमें उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर भी, और उसका इम्पैक्ट है भारत के ऊपर भी। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि अगर दोनों कंट्रीज दे वर्क ऑन टुवर्ड्स द पीस और समथिंग, they should get out of the shadow of China. अच्छा, मैं सिर्फ यही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ और एक और फ्रेमवर्क में, और वो ये है कि फॉर इंस्टेंस इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में ये एक तासुर है कि
जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं तो एक एग्रेसिव अप्रोच है इंडिया के अंदर। लेट्स से वो एक दफ़ा पाकिस्तान आए, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें चल नहीं सकी। भारत पाकिस्तान को लेट्स से ग्लोबली आइसोलेट करना चाह रहा है, FATF में करना चाह रहा है, और जगह पे बात करता है, तो वो एक अप्रोच है जो यहाँ पे चल रही है। आप क्या समझते हैं, व्हाट शुड बी डन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी तासुर है कि भारत समझता है कि पाकिस्तान से इस वक़्त बात नहीं करनी चाहिए। सो पाकिस्तान को छोड़ दो इसके हाल पे, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम इवन टू ट्रेड, टू हैव इकोनॉमिक्स, बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ नॉट दैट मच कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। सो हम क्यों भारत क्यों पाकिस्तान को स्पेस दे टू कनेक्ट विद द वर्ल्ड? या हम बात करेंगे तो इट मीन लगेगा कि जी देखिए ये कितना बड़ा नॉर्मल है। सो भारत समझता है कि दिस इज़ अ राइट टाइम टू आइसोलेट पाकिस्तान। भारत समझता है दिस इज़ अ राइट टाइम कि आप पाकिस्तान को जो है ना वो एक लड़ो मत, लेकिन उनके लिए मसाइल जो हैं उनको उनको सॉल्यूशन भी ना दो। मसाइल अगर नहीं पैदा करें लेकिन सॉल्यूशन भी ना दो, तो दैट इज़ वन वे टू क्रिएट चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। इस सारी ये आई एम गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। सो कीपिंग इन दैट माइंड एंड लुकिंग इंडिया माइंडसेट, क्योंकि आप बड़े अच्छे से समझते हैं, what do you think, what are the prospects of the peace between both the countries and for the region as well? चीमा साहब, तीन बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये चीमा साहब कि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करा, पाकिस्तान ने खुद को आइसोलेट करा, इंडिया ने उसका फायदा उठाया। इंडिया टुक एडवांटेज, पाकिस्तान आइसोलेटेड इटसेल्फ। बात यह है कि अगर आप सऊदी अरब से अगर आप सऊदी अरब की बात नहीं मानेंगे और सऊदी अरब पे आप डिपेंडेंट हैं, या CPEC, मैं पाकिस्तान के नज़रिए से बोल रहा हूँ, अगर आप CPEC पे बोलेंगे कि साहब CPEC ठीक नहीं है और उसका ज़रा इंक्वायरी कराओ, क्या है भाई, क्या कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ठीक बात है, होना चाहिए, लेकिन आप इतनी ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट हैं। फिर आप अमेरिका को ये बोलेंगे कि जब अमेरिका ने कितना 35-38 बिलियन डॉलर, ट्रम्प साहब का एक ट्वीट भी है, बड़ा मशहूर ट्वीट, जो 1 जनवरी को उन्होंने करा था। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई पाकिस्तान में एक ये है कि साहब, मैं आपको बताता हूँ इसमें थिंकिंग, और मैंने दोनों तरफ के लोगों से बात करके, हो सकता है कि जो ये लोग बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तानियों ने बात करी है, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी थिंकिंग, और जो अमेरिकन ने बात करी है, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिकन थिंकिंग। ये भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तानियों का अक्सर ये कहना है कि अमेरिका ने हमारे साथ हर समय ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखी, और जब उनका काम खत्म हो गया तो अमेरिका हाथ झाड़ के चला गया। कई अमेरिकन हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रिपब्लिकन या डेमोक्रेट पार्टी का ऐसी थिंकिंग है, पर मैं कह रहा हूं कई अमेरिकन ऐसा सोचते हैं कि भाई जब हमने आपको काम बोला तो आपने बोला इतने पैसे दे दो, हमने आपको पैसे दे दिए, काम खत्म हो गया, कौन सी रिश्तेदारी, फिर कौन सी दोस्ती? यारियां पैसे से नहीं होती। फिर या तो हमारे थॉट्स मिलते हो, हमारी फिलोसफीज मिलती हो, हमारा अलाइनमेंट हो आइडियोलॉजी का, तब बात बनती है। तो जैसे कि जब फर्स्ट अफगान जिहाद की हम बात करते हैं 79 टू 89 के बीच में, राइट, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि उसकी वजह से कोकेन और हेरोइन और कालिशनिकोव का कल्चर पाकिस्तान में आया, ठीक है। उसमें एक बड़ी मशहूर किताब है द बेयर ट्रैप, वो पाकिस्तान के एक ब्रिगेडियर साहब ने लिखी है। ही वाज आई थिंक नंबर 3 और नंबर 2 इन द ISI एट दैट पॉइंट इन टाइम। जो भी थे वो ब्रिगेडियर साहब, ही यूज्ड टू वर्क डायरेक्टली विद जनरल हमीद गुल के साथ काम करते थे वो डायरेक्टली। उन्होंने किताब में तफसील से लिखा है, पाकिस्तानी ब्रिगेडियर साहब हैं, उन्होंने बड़ा तफसील से लिखा है कि साहब ये हुआ था, हमें इतने पैसे मिले, इतने हथियार मिले। तो अमेरिकन का भी ये सोचना है कि साहब आपने बोला ये काम के इतने पैसे लगेंगे, हमने आपको उतने पैसे दे दिए, आपने काम हमारा कर दिया, सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए, कहानी खत्म। अब इसमें रिश्तेदारी कहां से आ गई, राइट? उसी तरीके से चीमा साहब ऐसा है कि कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया का ये फैक्टर है कि इंडिया जो अपनी जगह बना रहा है चीमा साहब दुनिया में ना, इंडिया की आप कभी भी देखिएगा, अभी आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस इंडिया की बड़ी फास्ट है, पर अगर आप आज से 2 दिहाई या दशक पहले आप देखें तो आपको लगेगा कि इंडिया की प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे 2.5% साल की ग्रोथ, इट वाज कॉल्ड डेरोगेटिवली, इट वाज कॉल्ड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और ये मैंने कई बार पढ़ा है इकोनॉमिक बुक्स में और मैगजीन्स में, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। बात यह है कि इंडिया ने धीरे धीरे, और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, सारी पार्टियां शामिल हैं। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इंडिया में लिबरलाइजेशन, और इंडिया ने उस चीज पे बिल्डअप करा। मोदी जी ने क्या करा है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि 2014 में उन्होंने इनवाइट करा, फिर मोदी जी ने इंडियन इकोनॉमी और इंडियन डिप्लोमेसी में स्टेरॉइड्स डाल दिया। उन्होंने ये करा, जो स्पीड पहले 50 की चल रही थी वो 200 की चल रही है, फर्क सिर्फ इतना है,
He is just able to do the same thing much better, much faster, with more concrete delivery. और कुछ इनोवेशन भी है, कुछ प्लानिंग भी है, जैसे उज्ज्वला योजना है या फिर स्किल इंडिया है, ये काफी सारी चीजें भारत के लिए लाए। अब मैं आता हूं आपके उस क्वेश्चन पे, जब आपने बोला कि साहब एक बार वो आ गए तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को हम आइसोलेट। देखिए मैं आपको बताता हूं, जब इमरान खान ने बोला ना कि हम पाकिस्तान भारत से तब तक बात नहीं करेगा जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेता, और एक बार ने कई बार कमेंट करा, और फिर वही शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने भी यही बात बोली कि हम बात नहीं करेंगे। इंडिया में काफी लोग हैं जो इससे बड़े खुश हो गए, क्योंकि इंडिया में एक खास तबका है जो कि बड़ा पावरफुल है, जो चाहता है कि ये चले, आप मत बात करें। और जो तारड़ साहब ने बात बोली, तारड़ साहब ने गलत बात नहीं बोली, ही वाज राइट ऑन द बटन। बात यही है जो तारड़ साहब कह रहे हैं, व्हाट ही सेड वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पे लोग ऐसे कई सारे हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हम 100 साल तक 370-35 से नहीं हटाएंगे, आप 100 साल तक बात मत करो, बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया फील्स की व्हाट कैन पाकिस्तान ब्रिंग टू द टेबल। ये भी बात ठीक है कि जो तारड़ साहब ने बोली थी कि prosperous and stable neighbor is in any countries. Why talk about India? It is चाइना के इंटरेस्ट में है, रशिया के इंटरेस्ट में, अमेरिका के इंटरेस्ट में। अमेरिका को कितनी प्रॉब्लम हो रही है वहां पे मेक्सिको में, जो ड्रग वॉर्स होते रहते हैं, अमेरिकन बेचारे परेशान हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने तभी तो बोला था मैं वॉल बनवाऊंगा, क्यों? वो ठीक है, वो एक तरीका था उनका, लहजा था बोलने का, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि परेशान थे। डोनाल्ड ट्रम्प वाज अपसेट एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की बॉस, आप हमारे हजारों बच्चे मर रहे हैं हर साल ड्रग्स। सो मैं कंपेयर नहीं कर रहा, आई एम नॉट कंपेयरिंग पाकिस्तान टू मेक्सिको, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट अगर मेक्सिको भी अगर इकोनॉमिकली स्टेबल होता, पॉलिटिकली स्टेबल होता, ड्रग्स की ग्रोथ वहां पे नहीं होती, अमेरिका खुश रहता। फिर ट्रम्प साहब ये बात ही नहीं करते कि मैंने वॉल बनानी है, ट्रम्प साहब कभी जबान पे बात नहीं लाते। उनको प्रॉब्लम थी, अमेरिका को प्रॉब्लम थी, इसलिए ट्रम्प साहब ने बात करी, सिंपल सी बात है। तो आई अग्री विद दिस, लेकिन इसकी जो चीमा साहब द ट्रूथ इज, यस आई अग्री दैट देयर शुड बी, हम लोग बात करें, स्टेबल हो चीजें, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडिया में अब इसके लिए एपेटाइट बिल्कुल खत्म हो गई है चीमा साहब। जो हम कहते हैं ना कि मोदी जी गए थे नवाज शरीफ साहब के वहां, उनके किसी की लड़की की शादी थी उनके घर पे, और वो गए थे लोग, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शादी। मोदी जी इज फ्रॉम आरएसएस। आप समझिए, आप उनको एज अ सियासतदान मत लीजिए, आप पॉलिटिशियन मत लीजिए। मोदी जी ने 14 साल की उम्र में आरएसएस ज्वाइन करी, जहां तक मेरी नॉलेज है। 14 साल से वो आरएसएस के प्रचार कर रहे, गांव गांव जाके हजारों गांव भारत में घूमे, साइकिल में, पैदल। जो बंदे की ग्रूमिंग ही आरएसएस में हुई है, वो कहता है कि मैं सारा प्रोटोकॉल छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूं। आप ये समझ लीजिए उन्होंने कितनी अपनी जो पॉलिटिकल इक्विटी है उन्होंने टेबल पर रखी होगी। आपको पता है, यही चीज करने के लिए अडवाणी जी बर्बाद हो गए थे, जब उन्होंने मीनार पाकिस्तान में जो किताब में लिखा था। यहां पे अडवाणी जी का करियर लगभग खत्म हो गया, उनका जीना हराम कर दिया था लोगों ने इंडिया में। उसके बावजूद मोदी जी गए। ये देखिए ना, ये इट्स नॉट कि कोई और प्राइम मिनिस्टर चला गया, कोई कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर चला गया पाकिस्तान, इट्स नॉट द सेम थिंग। नरेंद्र मोदी, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, हार्डलाइन आरएसएस बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, वो बंदा कहता है, नवाज शरीफ ने फोन करा, बोला जी मियां साहब मैं आ रहा हूं, विदाउट एनी प्लान। बंदा लैंड, वीजा पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं स्टोरी अंदर की पता, बंदा पहुंच गया घर पे, एंड ही सेड, उनके माँ जी के पैर वैर छुए, उनको जो भी गिफ्ट विफ्ट देनी थी दी, वहां से हाथ जोड़े, वापस आ गए। He has put his entire career on the table for good relations with Pakistan. It is not a simple visit, चीमा साहब, इसको सिंपल विजिट मत लीजिएगा, इसमें बहुत कुछ। आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान का, आपका कोई हार्डलाइन मुस्लिम लीडर है रिलीजियस पार्टी का, जो कि थंपिंग मेजॉरिटी से आ जाता है, जिस पर लोग अंधा विश्वास करते हैं, ठीक है, और एक दिन उसको नफ्ताली बेनेट कॉल करता है और कहता है कि जी आप आ जाओ, चाय पीनी है, तेल अवीव आ जाओ, और वो कहता है ठीक है भाई, तूने बुलाया, मैं आ गया। आप समझ लो पाकिस्तान में आग लग जानी है, बट ही डिड दैट। और उनको जब उड़ी हुआ तो उनको ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हो गया, पर्सनली ही टुक इट, मोदी जी टुक इट एज अ पर्सनल अफरेंट, कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ गलत कर दिया। ये बात पीछे क्या रही, एजेंसीज ने करा, नॉन स्टेट एक्टर्स ने करा। मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब ने खुद बोला कि जी आप जाओ अटैक, मैं ये नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब को पता भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो काम होते हैं खुफिया होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ही टुक इट लाइक वाजपेयी जी टुक इट इन केस ऑफ कारगिल। उन्होंने बोला मियां साहब मैं आ रहा हूँ, वो देवानंद जी भी गए गाड़ी में, सब लोग गए, वाघा से, अटारी से गए वहां पे, और मीनार पाकिस्तान गए। क्यों गए मीनार पाकिस्तान, चीमा साहब?
क्योंकि उनके दिल में यह था कि पाकिस्तानियों की एक शिकायत है कि भारत ने हमें तस्लीम नहीं करा, भारत नहीं चाहता अखंड भारत में, भारत स्वॉलो करना चाहता है पाकिस्तान। ही वेंट टू मीनार पाकिस्तान, ही सेड मैं मीनार पाकिस्तान आऊंगा, मैं कहीं और जाऊं ना जाऊं, आई विल गो टू मीनार पाकिस्तान। मैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहां पे खड़े होकर पाकिस्तानी आवाम को बताता हूं कि भारत तस्लीम करता है, आप सॉवरेन कंट्री हो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं मीनार पाकिस्तान में खड़ा होकर ये बात बोलने को तैयार हूं। उसमें कारगिल, देखिए ना, इसके पीछे हिस्ट्री है। और हम लोग अक्सर कहते हैं लेट्स नॉट गो बैक टू द हिस्ट्री, बट दीज आर पीपल। आरएसएस जो संगठन है, इट इज एन आइडियोलॉजिकल फोर्स। आरएसएस इज 99% आइडियोलॉजी। वो आइडियोलॉजिकली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, दे थिंक इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। उनका ये बर्डन कह लीजिए, उनकी थिंकिंग कह लीजिए, आइडियोलॉजी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो चीमा साहब, ये ओवरऑल मैं आपको इन शॉर्ट में कंक्लूजन में ये बताना चाहता हूँ चीमा साहब कि ऑफ कोर्स थिंग्स शुड इंप्रूव। कोई ये बोले कि चीजें ठीक नहीं होनी चाहिए, गलत है। और हर चीज में चीजें इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन कौन इसका स्टेप लेगा? दोबारा पीएम मोदी, क्योंकि 2024 में पीएम मोदी ने आना ही आना है। और अब ऐसा माहौल बन गया ना इंडिया में थिंकिंग का, कि अगर कोई और आता है ना, ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ डिफरेंट पाथ। आप समझ रहे हैं? वो दैट इज बीन कास्ट इन स्टोन। अगर कोई इसको कर सकते हैं, जो इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं ना कि नहीं, अब तो जब तक बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी, मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक पाकिस्तान के साथ नहीं कुछ हो सकता। मोदी जी ही कर सकते हैं, नोबडी एल्स, नोबडी हैज द पॉलिटिकल इक्विटी। कोई कर ही नहीं सकता भारत में, मोदी जी कर सकते हैं। अगर मोदी जी कल बोले कि हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि चीजें ठीक होनी चाहिए, पीपल विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज उनकी फॉलोइंग ऐसी है कि जैसे जो, मतलब क्या ही कहूं मैं, उनके मतलब ऐसे हाथ खड़े करते हैं तो 15-20 लाख लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं सामने। तो उनकी तो मैड फॉलोइंग है इंडिया में मोदी जी की। तो ये चीज है, पर होने चाहिए, चीजें ठीक होनी चाहिए चीमा साहब। ऑन रिकॉर्ड आई वुड लाइक टू से चीजें ठीक होनी चाहिए। एक आखिरी छोटा सा सवाल दोनों से करूंगा, एंड दैट इज, पहले तार साहब आपके पास। तार साहब, 75 साल हो गए। मैं चाहता हूं कि आप विजुलाइज करें दैट हाउ मिडल ईस्ट, यूरोप, यूएस, यूके, चाइना, ये पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं 75 साल बाद। क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आज पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि हमने किसके ब्लॉक में जाना है। पाकिस्तान कहता है हमने न्यूट्रल रहना है, वो कहते हैं नहीं आप हमारे ब्लॉक में है। वो कहता है, पाकिस्तान कहता है, अमेरिका कहता है तुम चाइनीज ब्लॉक में हो, तुम चाइनीज कहते हैं कि नहीं आप आंख मचोली खेल रहे हो। सो आप क्या देख रहे हैं आफ्टर 75 साल बाद? क्योंकि मैं पहले लोकल बात कर रहा था, फिर रीजनल कर रहा हूँ, आखिरी एक इंटरनेशनल क्वेश्चन इसके हवाले से कर रहा हूँ। So, keeping in mind the Muslim world, keeping in mind the Europe, US, China and UK, ये सारे ब्लॉक ज़हन में रख के आप क्या कह रहे हैं, जरा सम अप करें कि दुनिया आज पाकिस्तान को कैसे देख रही है, और पाकिस्तान ये जो न्यूट्रलिटी की आज बात कर रहा है, हाउ इट इज बीइंग रिसीव्ड ग्लोबली। देखिए, मैं 2-4 चीजें ऐड करके फिर इसको कंक्लूड करूंगा। मैं एक तो ये चाहूंगा कि आपके हर देखने वाला जो पाकिस्तान में बिलखसूस अगर इमरान खान या पीटीआई एक बहुत बड़ी सियासी पावर है, उसके बारे में अपनी को ओपिनियन बिल्ड करना चाहता है, तो आज से 10 दिन पहले तकरीबन खान साहब ने DW को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में खान साहब ने ओपनली ये कह दिया है कि पाकिस्तान फ्यूचर इज नॉट विद अमेरिका, इट इज विद रशिया एंड चाइना। रशिया बिलखसूस उन्होंने कहा है कि हमने वहां से तेल लेना है, गंदम लेना है, हालांकि पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री। तो आप ये बताएं कि एक मेजॉरिटी लीडर है, वो एक फॉरेन टीवी को इंटरव्यू में ये कह रहा है कि आवर फ्यूचर बिलोंग टू रशिया। अब उसके बाद आपकी सारी आर्मी ट्रेंड जो है वो आपकी सारी अमेरिकन ट्रेंड, आपके हर चीज आर्मामेंट सारी पाकिस्तान की, सारी उनकी एजुकेशन तक सारी अमेरिकन, आपके जितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो सारे अमेरिकन है। 74 साल के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है, आप अलाइंड 74 साल से। तो आप असल में दुनिया आपको कुछ नहीं कहीं से देख रही, आप खुद कंफ्यूज है। मिडिल ईस्ट की बात करना चाहेंगे तो मिडिल ईस्ट में जितनी स्टेटें हैं वो सारी अपने मुफाद रिलेटेड डिसीजन ले रही हैं। आपने देख ही लिया होगा माजी में। अब बल्कि ना कि सिर्फ वो, हर कंट्री ही अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रहा है। अब वो अगर सोचा जाए कि जी ये अलायंस बनेंगे, अब देखें 6 खलीजी स्टेटें तो सारी इस वक्त इजराइल के मिन्नतें कर रही हैं कि हमें ईरान से बचाओ, हमें एयर डिफेंस बना कर दो। उन्होंने सऊदी अरेबिया ने इजराइल की अपनी सारा कुछ खोल दिया। वो तो सारे अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं। अब मैं पहले थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, मेजर साहब की बात को सेकंड करना चाहूंगा कि जो बात ये है कि भारत आपको आइसोलेट कर रहा है। सबसे पहले आपने खुद अपने आप को आइसोलेट किया, वो इसलिए कि आपको भारत ने कहा था सीपैक बंद करो, आपने करप्शन कर करके उनको जलील करके वहां से निकाल दिया। भारत ने कहा था कि खान साहब जिस दिन यूक्रेन पे अटैक होना है रशिया बैठ जाए जाके। ये किसने कहा था आपको? भारत आपको कह रहा है कि खान साहब हर जलसे में कहें कि आओ बच्चों बाहर निकलो, अमेरिका पे अटैक कर दो।
एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट के ऊपर खेल रहे हैं, वो कार्ड खेल रहे हैं एंटी अमेरिकन। ये भारत आपको कह रहा है। आपको किसने कहा था कि एक सियासी पार्टी को अमर बिन मारूफ बना दो? ये भारत आपको कह रहा है। तो आप असल में दुनिया को खुद आप अपनी डायरेक्शन अफगानिस्तान और सोमालिया की तरफ आप खुद कर रहे हैं, भारत आपको कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अगर भारत कर भी रहा हो तो मैं कहता हूं पहले अपना होमवर्क करो, फिर किसी को ब्लेम करो। ये अब लोग बाय नहीं करते कि हर चीज में रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है, सीआईए इन्वॉल्व है। आपको खुद को कुछ करना पड़ेगा। और मैं हर चीज से एग्री करूंगा मेजर साहब से, बल्कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि दोनों साइडों पे ट्रस्ट फैक्टर है। और वो ट्रस्ट फैक्टर में जो इन्होंने दो चीजें मेंशन की हैं, वाजपेयी साहब के ट्रिप के बारे में और उड़ी के बारे में, मेरा डायरेक्ट इन्हीं चीजों की तरफ इशारा था। और मेरा 375 के ऊपर भी यही स्टैंड है कि स्टिल वी नीड टू हैव अ डायलॉग ऑन इट, रिगार्डलेस उसमें से डायलॉग में से कुछ निकले चाहे ना निकले, डायलॉग होना चाहिए उसमें दोनों साइडों। अब उसमें मैं ये देखना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है। दुनिया पाकिस्तान के बारे में ये सोच रही है कि पाकिस्तान एक मुआशी तौर पर एक फेल स्टेट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपको हर पाकिस्तानी को पता, आपको भी पता है पॉलिटिकल जो हालात है आपके। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट एट ऑल। मेरा मकसद कॉन्स्टिट्यूशन, खान साहब का एग्जिट जो है इस्लामाबाद से, दैट डिफाइंस एग्जैक्टली एवरीथिंग व्हाट द पीटीआई और आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आप अगर मुआशी तौर पे स्ट्रांग ना हो, आप अपने सियासी क्राइसिस में चल रहे हो, दुनिया आपको किस नजर से देखेगी आप ये खुद डिसाइड ये करें। चाइना आपसे नाराज बैठा है, भारत से आपने डायलॉग बंद कर दिए हैं और टीटीपी आप पे अटैक कर रही है। आपका क्या ख्याल है जो आपके एम्बेसडर वहां बैठे हैं वो चीजें नोट नहीं कर रहे? आपका क्या ख्याल है एम्बेसियां वहां पे कोई पकौड़े तो नहीं ना बेच रही, वो भी यही अपना काम कर रही है। और अमेरिका क्या देख रहा है? बिल्कुल इसी नजर से देख रहा है कि $26 बिलियन उनका हड़प करेंगे आप, ओवर बिलिंग ओवर प्राइसिंग करके। सी पैक के बंद होने की रीजन कभी किसी गवर्नमेंट ने कहा है कि बताया कभी किसी को कि ये सी पैक बंद क्यों पड़ा है? आपको 1 पॉइंट जो अगले दिन 2.3 बिलियन आपने चाइना से लिया, को बताया ये इंटरेस्ट रेट की इसकी रेट क्या है, ये किन टर्म्स पे लिया गया है? कभी किसी ने असेंबली में ये चीजें डिस्कस की है? जरूरत ही नहीं समझते ना, जरूरत ही नहीं समझते। तो मसला ये है कि जब तक आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। मैं हमेशा ये कह देता हूं, लास्ट बात ये होगी कि जब तक आप पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इस वक्त आज आप पाकिस्तानी नहीं है, यू आर रन बाई अ फ्यू पीपल, दोज आर डुअल नेशनल्स। देयर इंटरेस्ट इज नॉट इन पाकिस्तान, देयर किड्स आर इन लंदन और इन कनाडा और इन न्यूयॉर्क। जब तक आप इन लोगों से छुटकारा हासिल नहीं करेंगे, जब तक अपनी सोसाइटी में शराफत प्रमोट करना नहीं शुरू करेंगे, आप नहीं बच पाएंगे। इस वक्त दुनिया भी इसी नजर से देख रही है, जिस तरह मैंने अगले दिन एक्सप्लेन, किसी ने पूछा आपसे ऐसे दोस्त ने कि यार लोग पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं। मैंने कहा एक फकीर दरवाजे पे रोज आ जाए पैसे मांगने के लिए, आप उसको किस नजर से देखें? कहना ये रोज मंगण आ जाता यार, और देव यार 5 रुपए तो जान छुड़ाओ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द पीपल थिंक अबाउट पाकिस्तान। आप लोगों ने ना अपने पासपोर्ट की इज्जत छोड़ी, ना अपनी फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या है, जब आपने वो साइफर कर करके आपने वो डॉक्टर असद मजीद का क्विज छोड़ी। मैं हमेशा ये कहता रहा, इनको चाहिए कि पाकिस्तानी एम्बेसियां बंद कर दें। सिर्फ शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने के लिए एम्बेसियां खोलने की क्या जरूरत है? आपसे कौन बात करेगा? डॉक्टर असद मजीद और जो इस वक्त खान साहब ने जो ड्रामा किया है साइफर का, वो लेटर का, अमेरिकन साजिश का, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर चुकी है, आर्मी भी रिजेक्ट कर चुकी है, आपकी डिफेंस काउंसिल, लेकिन वो बंदा अभी तक खड़ा है जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। तो इन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस आपकी क्या रिस्पेक्ट है दुनिया? कोई रिस्पेक्ट नहीं। आपकी वही रिस्पेक्ट है जिस तरह मैंने अर्ज किया कि रोजाना एक बंदा पैसे मांगने आ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द रोल ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। I'm so sad to say that. I am a Pakistani American and I'm a proud Pakistani American. मुझे अपनी हेरिटेज पे फख्र है, लेकिन दुख जरूर है कि 74 साल से मेरी मादरे मिलत के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। दुख जरूर है। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा इसी कॉन्टेक्स्ट में, और वो ये है कि आफ्टर 75 इयर्स इंडिया क्या देखता है? उसका सबसे जो बड़ा थ्रेट है, क्या वो चाइना है? वो जो इंटरनल कोहेजन नहीं है ये है? और ये जो वेस्ट जो इंडिया के साथ आंख मचोली खेल रहा है कि एक तरफ इंडिया को प्रेशर भी कर रहा है कि रशिया भी हमारे साथ खड़े हो, और दूसरी तरफ कोऑपरेशन भी कर रहा है, उधर काटसा के ऊपर वेवर भी देता है, लेकिन रशियन ऑयल लेने पे प्रेशर भी डालता है।
सो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, और उधर I2U2 में जो है वो आपको मेन स्ट्रीम भी करता है, इंडो पैसिफिक में क्वाड बनाता है, तो आप क्या देखते हैं, व्हाट इज अ थ्रेट फॉर, जो इंडिया के लिए बड़ा थ्रेट क्या है? क्या वेस्ट की मदद से चाइना को डील करना है, चाइना के साथ जो है उसके साथ कॉम्पीट करना है, या चाइना को ठीक करना है, या चाइना के साथ आपने जो अपने मामला ठीक करने हैं, या कि आप समझते हैं कि इंटरनल आपके चैलेंजेस बड़े हैं? आप इसको कैसे देखते हैं आफ्टर 75 इयर्स? हमें थोड़ा सा शिवा साहब, मैं थ्रेट नहीं बोलूंगा, मैं चैलेंजेस बोलूंगा। जो आपने बोला वो तो है ही, बट मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ इंडिया के लिए एनर्जी सिक्योरिटी। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट इंडिया में जो बात हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी। हम किस तरीके से अपने आप को इस पोजीशन में पहुंचाएं कि देयर इज नो थ्रेट टू आवर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी फॉर, बिकॉज ऐसा यूएन की रिपोर्ट आई है कि नेक्स्ट ईयर विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन अर्थ। चाइना को सरपास कर देगी इंडिया, ऐसी रिपोर्ट मेरी नज़रों से गुजरी थी। तो वो एक हमारे सिटीजन्स के लिए किस तरीके से क्लीन वाटर देना है, सिटीजन्स को किस तरीके से टॉप क्लास एजुकेशन देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कैसा देना है कि वी कैन, अगर ये सब चीजें हमने सॉर्ट आउट कर दी है, देखिए चाइना वाइना तो हम संभाल ही लेंगे इसको। चाइना कहाँ जा रहा है? देखिए हम अपने आप को मजबूत करें ना। हम ये कहते हैं कि चाइना भूत है, चाइना खा जाएगा, चाइना कुछ नहीं खा रहा सर। 1.3 बिलियन पीपल को कौन खा सकता है? हु कैन ईट अप इंडिया? नीदर यूएस, नीदर यूरोप, नीदर नोबडी कैन ईट। अगर आप खुद मजबूत हैं तो आपको कोई नहीं खा सकता। इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस है अभी इंडिया में सेल्फ डेवलपमेंट में, डिप्लोमेसी से लेकर, मिलिट्री से लेकर, एजुकेशन से लेकर, वाटर से लेकर, फूड से लेकर, एनर्जी सिक्योरिटी की मैंने सबसे पहले जो बात करी थी चीमा साहब, अपने जो अपना जो फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं ना, अपनी हिंदी में नींव कहते हैं, मुझे उर्दू का वर्ड नहीं पता, जो अपने फाउंडेशन है, जैसे घर की फाउंडेशन होती है, उसको मजबूत करना। अगर वो मजबूत हो गई घर की फाउंडेशन हमारी, जो कि हो रही है, फिर हम उसके ऊपर, घर के ऊपर आप 2 मंजिल बनाए, 3 मंजिल बनाए, 10 मंजिल बनाए, वो लोड ले लेती है। तो व्हाट, ये हमारी फाउंडेशन है मुल्क की चीमा साहब। यस, यूएस इज अ पार्टनर, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। डेफिनेटली यूरोप इज अ पार्टनर, एंड इन मेनी वेज इवन चाइना इज अ पार्टनर। आपकी 125 अरब की ट्रेड हो रही है तो चाइना इज ऑल्सो पार्टनर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें यह पता है कि हमें अगर चाइना के साथ हमें अपनी सिचुएशन मैनेज करनी है, मैं लड़ना वर्ड यूज नहीं करूंगा, तो हमें चाइना की जो सप्लाई चेन रेजिलियंस है उसके ऊपर स्टडी करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे हो रही है। हमें पता है जादूगर की जान किस तोते में है। वी आर वेरी वेल अवेयर कि चाइना जो इतना अग्रेसिव है, वो एग्रेशन आ कहां से रहा है, उसका सोर्स कहां से है। चाइना का सारा पैसा अमेरिका का है, 70%। अमेरिका की कंपनी तो वहां पे मैन्युफैक्चर करवा रही है। वरना चीमा साहब, मैं आपसे पूछता हूं, चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। आप एक चाइनीज मोटरसाइकिल का ब्रांड बता दीजिए मुझे, आपको नाम याद हो तो। आपको नहीं होगा नाम याद, और है दुनिया का सेकंड बेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट। आपको चाइनीज गाड़ियों का नाम नहीं पता होगा। एमजी जो है, मॉरिस गैराजेस, दैट इज बेसिकली ब्रिटिश व्हिच दे हैव बॉट, आपको नाम नहीं पता होगा। तो यही है चाइना की जो पूरी इकोनॉमी है, दैट इज जनरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो उसको हम वैसे सेटल कर रहे हैं चाइना को। तीसरी बात जो है, यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी I2U2 की आपने बात करी, लेकिन मैं यूनाइटेड स्टेट्स के, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, लोग जो भी बोले, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वर्ल्ड इज यूनिपोलर। आज भी एक ही सुपर पावर है वर्ल्ड में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, लेकिन चाइना मिलिट्री सुपर पावर नहीं है। अमेरिका इज बोथ अ मिलिट्री सुपर पावर एंड एन इकोनॉमिक सुपर पावर। पहले ये बात हम क्लियर कर लें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है चीन से लड़ने के लिए, लेकिन वो जरूरत भारत की भी है, वो हमारी भी जरूरत है ना। ये जो वॉर है अगेंस्ट चाइना, कंफ्लिक्ट है अगेंस्ट चाइना, ये सिर्फ अमेरिका की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भारत की भी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमारे ऊपर जब अटैक हुआ 1962 पे, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। जो 67 में हमारी कंफ्लिक्ट हुई, उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। जो वो लोग डोकलाम में आ गए, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। जो वो ईस्ट लद्दाख में आ गए, गलवान में, उसमें अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। तो कई लोग जो ये कहते हैं, खासतौर से पाकिस्तान में, कि अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, आई डोंट थिंक अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है भारत का, ना भारत अपना इस्तेमाल होने देगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बोथ कंट्रीज का जो नीड्स और वांट्स हैं वो अलाइन हो रही हैं, इसलिए पार्टनरशिप बड़ी तेजी से चल रही है। तो कोई भी अगर इंडियन ब्लेम करता है अमेरिका को कि साहब अमेरिका अमेरिका नहीं फायदा उठा रहा, और देखिए कोई किसी का फायदा नहीं उठा सकता अगर आप खुद अपना फायदा ना उठवाने के लिए बैठे हो तो। ये बात तय है। अमेरिका ने क्या करा है, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बराक ओबामा, एंड इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ जो बाइडेन,
हमारा जो वो है इशू है चाइना के साथ, ट्रेड हमारी बेशक 100 अरब की चल रही हो, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज अ सिचुएशन वेयर टू आर्मीज आर स्टैंडिंग आईबॉल टू आईबॉल, ऑलमोस्ट 1 million people are standing eyeball to eyeball, including China, including Pakistan, across 3,500 kilometers of the line of control. All kinds of troops, आर्मी है, पैरामिलिट्री है, सब कुछ है मिला के। तो ये तो इंडिया की भी रिक्वायरमेंट है ना। अमेरिका कल कहता है कि साहब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चाइना हट तो नहीं जाएगा ना अमेरिका के कहने से। चाइना तो फिर भी है, अमेरिका भारत की मदद करे ना करे, चाइना तो भारत के इंटरेस्ट में है चाइना को कन्फ्रंट करना और चाइना को मैनेज करना है इस चीज में। अमेरिका हेल्प कर रहा है, सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, बिकॉज अमेरिका इज अगेन आई एम सेइंग द लोन सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। जी मतलब बिल्कुल ठीक है। मतलब एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें, एक चीज ऐड करना चाहूंगा मेजर साहब की बात पे, कि एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था हमारे एजाज चौधरी साहब हैं जो वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसडर भी रहे, उन्होंने किताब भी लिखी डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन अखबार में, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को लर्न करना चाहिए फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड चाइना, कि एक ट्रेड पार्टनर, ट्रेड भी इतना ज्यादा हो रहा है और आई टू आई, चाहे फौज भी खड़ी है जिस तरह मेजर साहब ने अभी कहा, लेकिन ट्रेड भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा केस क्यों डिफरेंट है? आपका एक एक्स डिप्लोमेट एक थॉट आपको दे रहा है कि डायलॉग शुरू करो, रिलेशनशिप, इंडिया चाइना रिलेशनशिप से कुछ सीख लो आप। एक थॉट प्रोसेस चल है पाकिस्तान में, लेकिन उसके पीछे विल मौजूद नहीं है। तो इसमें चीजें कई सीखने वाली हैं, कई करने वाली हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये है कि हमारी साइड पे अभी तक हम तैयबा गुल से आगे नहीं निकल पा रहे। हम अभी तक, मेरा मकसद है वो लड़कियां जो टिकटॉक करती हैं उनसे ही आगे नहीं निकल रहे। तो हम उन चीजों में बिजी हैं हम लोग। मेरा मकसद सोचना चाहिए कि आप इतनी एनर्जी, इतनी नेगेटिव एनर्जी क्यों बर्न कर रहे हैं इन चीजों पे, जिसमें से 74 साल में कुछ नहीं निकला और आगे भी कुछ नहीं निकलने वाला। अब कुछ अरसा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। देखें आपने कई कांटे चीजें करके कोशिश कर रही, फूलों की भी आप यारी करने की कोशिश करें, हो सकता है काम बन जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब, मेजर गौरव साहब, आप लोगों ने बड़ा टाइम दिया और हमने आज बात की कि 75 साल बाद इंडिया और पाकिस्तान कहाँ खड़े हैं, क्या करना चाहिए और कहाँ चीजें चल रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मेजर साहब, खुश रहे सर। थैंक यू तारड़ साहब।